माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चलत माय न्यू वीडियो। तो बेटा मैंने आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे के सारे बता दिए थे। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के कि जो 21 को जो पेपर है आपका 2 दिन बाद, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पहले पढ़ने चाहिए। बेटा अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो बेटा इसको पढ़ के चले जाओ, लेकिन ऐसे जो बच्चे रिवीजन वाले हैं जिन्होंने सब पढ़ा है तो वो इस टॉपिक को पहले पढ़ेंगे, बाकी बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो वो इस टॉपिक पे खास ध्यान दे, इतना ही पढ़ के चले जाए, उनका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे कौन कौन से चैप्टर्स से कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको और चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ऐसे जितने भी बच्चे जिनको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है 50 डेज स्ट्रेटेजी की, वहां से फॉलो करो। 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में आ सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ही बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 8 से 10 नंबर आपको इस चैप्टर से मिलने वाला है। ठीक है, अब इसे 8 से 10 नंबर जो इस चैप्टर में आपको मिलने वाला बच्चा, तो उसमें आपको देखना होगा सबसे पहले जो देखना है वो टॉपिक वो है एडी एंड एएस अप्रोच। ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट पता करना होगा, तो उसके लिए आप 2 अप्रोच होती है, एडी एंड एएस अप्रोच यानी कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरी होती है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब की बार का जो स्पेसिमेन रिलीज हुआ है 2025 का, उसमें एडी एंड एएस अप्रोच से पूछा है, तो मे बी चांसेस है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से पूछ ले। इंग्लिश के पेपर में ऐसा क्या हुआ, जो दिया था उसका अपोजिट पूछा है, तो हो सकता है एडीएस या सेविंग इन्वेस्टमेंट आ जाए, मे बी हो सकता है एडी एंड एस ही आ जाए, हो सकता है कोई दोनों में से ना है, लेकिन चांसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर 3 सालों में 2 बार तो पूछा ही जाता है, तो इसको ध्यान से देख लेना। ठीक, उसके बाद आपको बचता है अगला टॉपिक आता है मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई यानी कि क्या प्रोसेस होता है, कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना पैसा गुना बनेगा, तो उसका पूरा टेबल बनाना है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करना होगा आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट है, जाके देखो, सारे चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको सैंपल पेपर वगैरह चाहिए तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड कर लो। वो आपके लिए सैंपल पेपर बहुत अच्छा है, बहुत काम करेगा। अगर आपने एजुकार्ट और ओसवाल वगैरह खरीदा है तो उसमें जो सैंपल पेपर उसको लगा लो, अदरवाइज जो मैं डाल दे रहा हूँ आपके लिए अरिहंट का, उसको भी देख के आप कर लो, इनफ है। ठीक है, अगर आप पूरा पढ़ने का उसको लगा लेते हो तो काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस डिमांड क्या होता है और उसके कॉजेस ऑफ एक्सेस डिमांड क्या है, उसको मेजर्स यानी कि सुधार कैसे करेंगे उसमें। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। अब डिफिशिएंट डिमांड मैंने नहीं दिया है, लेकिन अगर आ जाता है तो डिफिशिएंट डिमांड की मीनिंग देख के जाओ। कॉजेस में जहां जहां इंक्रीज है वहां वहां डिक्रीज कर देना, मेजर्स में जहां पर डिक्रीज या इंक्रीज है उसको उल्टा कर देना बस। अगर कहने का मतलब अगर आप एक्सेस डिमांड के कॉजेस और मेजर्स पढ़ लेते हो तो आप डिफिशिएंट डिमांड के भी एक्सेस और कॉजेस और मेजर्स अपने आप ऑटोमेटिक कर लोगे। ठीक, फिर न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स में इसका कराऊंगा, आज रात में ही कराऊंगा। ठीक है, आज रात का मतलब आज ही कराऊंगा। अब मनी चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है भाई, मनी चैप्टर में फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटीजेंट फंक्शन, तीनों देख के जाओ। फिर M1 M2 M3 M4 देख के जाओ। हाई पावर्ड मनी, M4 को ही हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, तो हाई पावर्ड मनी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के में आ सकता है। बाकी ये तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है, मेजरमेंट M1 M2 M3 M4 ये भी इंपॉर्टेंट हमेशा से रहा है। सप्लाई ऑफ मनी एंड कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, इसको देख के जाना। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, रुपीज, कॉइन, ये सब। ठीक, उसके बाद बैंकिंग चैप्टर में बेटा आप देख के जाओगे क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक पैसा कैसे बनाता है, लिमिटेशन क्या होती है क्रेडिट क्रिएशन की, क्या दिक्कतें हैं इसकी। अब उसमें क्रेडिट क्रिएशन में CRR SLR वगैरह भी होता है ना, LRR भी होता है। ये छोटे छोटे टॉपिक है, जब आप ये पढ़ोगे तो इसमें ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। फिर एक क्रेडिट कंट्रोल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें सारे टेक्निक पढ़ के जाना, क्योंकि अब पेपर में डायरेक्ट 4 या 3 नहीं पूछेगा, मेरा 3 कंट्रोल बताओ क्या तरीके हैं, उसमें से वही इंडिविजुअली पूछ सकता है। ठीक है, तो उसको पढ़ के जाना। और लास्ट है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब फंक्शन सेंट्रल बैंक में एनी 5 नहीं आएगा, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, बैंकर्स बैंक, क्लियरिंग एजेंट फंक्शन, है ना, मोनोपोली ऑफ नोट इशू, तो कोई भी फंक्शन पूछ सकता है, इसलिए सारे फंक्शन को अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, चैप्टर नंबर 15। इसमें क्या आ सकता है, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो कंपोनेंट्स पढ़ के जाना,
डिफरेंस। और अब की बार जो लास्ट के जो पेपर था उसमें आया था, और इस बार भी चांसेस है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, तो आपको दे देगा कि बताओ फर्नीचर खरीदा है दूसरे कंट्री से, कहाँ जाएगा। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कौन करंट अकाउंट में जाएगा, कौन कैपिटल अकाउंट में, इंपोर्ट कराया कहाँ जाएगा, एक्सपोर्ट कराया कहाँ जाएगा। तो आपको देंगे क्वेश्चंस, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि कौन करंट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है, ऐसा हो सकता है। ठीक। रीजन फॉर एडवर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या रीजन है जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। और मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना। ठीक है, मेजर्स कैसे सही करें, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, चारों की मीनिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहां से भी केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्सेप्ट देख के जाना। सबका सिलेबस मैंने कराया, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट है, जाओ तो पढ़ सकते हो, नोट्स भी ऐप में मिल जाएगा आपको। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मतलब इसमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है एक्सचेंज रेट, कब से, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मार्केट में, जहां पर अपने आप एक्सचेंज रेट कम ज़्यादा होता है, तो उसको डिटरमाइन करना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे डिमांड होता है, सप्लाई होता है, तो रेट है, तो रेट बढ़ गया तो क्या होगा, रेट घट गया तो क्या होगा, ये आपको देख के जाना है। लास्ट टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ठीक है, चलो फिजिकल पॉलिसी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लेना, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव टैक्स पढ़ लेना। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जरूर से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ पब्लिक डेप्थ, और टाइप्स ऑफ पब्लिक डेप्थ, हाँ इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग जरूर से पढ़ लेना। एक सेकेंड रुकना, बस एक सेकेंड। टाइप्स ऑफ पब्लिक डेप्थ में टाइप्स ऑफ पब्लिक डेप्थ नहीं है, मेथड्स ऑफ डेप्थ रिडेम्पशन, इसमें आप कट करो, यहां पे लिखो मेथड्स ऑफ डेप्थ रिडेम्पशन। नहीं दिख रहा हो तो लिख लो मेथड्स ऑफ डेप्थ रिडेम्पशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना, ये है भी नीचे सिलेबस पे। मेथड्स ऑफ डेप्थ रिडेम्पशन इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेना। और लास्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसकी सिर्फ उसकी मीनिंग बोली गई है। क्लियर है, या तो समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले इसका, बाकी 4 चैप्टर की भी आपको इंपॉर्टेंट बताओ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा अब आगे देखो, अगला चैप्टर जो हमारा है गवर्नमेंट बजट, चैप्टर नंबर 70। इसमें से क्या पढ़ना है आपको बेटा, इसमें से नॉर्मली आप टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट पढ़ लेना। इसमें प्राइमरी डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, तीनों की मीनिंग देख लेना और इसके फॉर्मूले जरूर से देख लेना। किसके, रेवेन्यू डेफिसिट के, फिजिकल डेफिसिट के, प्राइमरी डेफिसिट के फॉर्मूला देख लेना, और एटलीस्ट 2 इम्प्लीकेशन देख लेना सबके। ठीक है, इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो, है ना, प्राइमरी डेफिसिट होता है तो, फिजिकल डेफिसिट होता है तो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके बाद आपका आता है रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में 2 डिफरेंस देख लेना, मे भी हो सकता है बन जाए। ठीक है, और इसमें तो कुछ है नहीं। उसके बाद बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 4 सेक्टर मॉडल पढ़ लेना। आप 4 सेक्टर मॉडल पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक 2 सेक्टर भी आ जाएगा, 3 सेक्टर भी आ जाएगा, 4 सेक्टर तो आ ही जाएगा, विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सब मतलब 4 सेक्टर मॉडल पढ़ लिया, सब आ गया। लास्ट ईयर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, सिर्फ बनाना था, हो सकता है किस्मत चमक गई आपकी, तो इसलिए पढ़ के जाना। फिर व्हाट इज लीकेज एंड इंजेक्शन, तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है, लीकेज क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है, इसको भी देख लेना। ठीक है, इसके बाद नेशनल इनकम चैप्टर 19 एंड 20, जिसमें एग्रीगेट है और फिर मेजरिंग वाला है, तो इसमें सबसे पहले तो बेटा 20 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये 4 नंबर का 100% कंफर्म है, बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके लिए इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड देख लो, समझ में आ जाएगा। अगर पढ़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 15 डे स्ट्रेटेजी लिखा हुआ इकोनॉमिक्स में, वहाँ क्लिक करो, आपको पूरा मिल जाएगा। 1.5 से 2 घंटे में पूरा न्यूमेरिकल सीख जाओगे और आपके 4 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, ईजी है, सीख सकते हो। ठीक, उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स। अब उसके कुछ थ्योरी के पोर्शन है जो नॉर्मली बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बट अक्सर 3, 4 से 5 नंबर में ही आते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, सिर्फ मीनिंग है, जरूर देख लो। इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स क्या होता है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, ऑल एग्रीगेट्स, रीड मीनिंग ओनली, क्या करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ मीनिंग पढ़ना है, जितने भी एग्रीगेट्स होते हैं। फिर प्रिकॉशन इन एस्टिमेशन, एग्रीगेट समझते हो, जीडीपी-एफसी, जीएनपी-एमपी, एनएनडीपी-एफसी, एनएनपी-एनपी, 8 एग्रीगेट्स है, तो 8 एग्रीगेट्स की मीनिंग पढ़ लेना खाली, क्योंकि डिफरेंस पूछ लेता है अक्सर। ठीक, 2 नंबर में। और प्रिकॉशंस में पढ़ लेना, प्रिकॉशन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। जब इनकम मतलब
नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ठीक है, ये पढ़ लेना, इतना इनफ है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो के ऑलरेडी दे रखे तो उम्मीद करता समझ में आया होगा, इतना पढ़ो। आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें कोशिश करूंगा कि मोस्ट 30 क्वेश्चन लेके आऊँ जिसमें आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स कवर हो जाए। बट हो सके तो भाई इसी को पढ़ लो, वो लाना ना पड़े, क्योंकि अच्छे नंबर लाने ना, खाली पास थोड़ी होने। तो उम्मीद करता वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर जरूर से करना अपने साथ वालों को, ठीक है। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।